शब्दकोश की दिशा में या शब्दों के भंडारण की दिशा में हमारे यहाँ उस तरह की उदारता क्यों नहीं बरती गई जैसी पाश्चात्य देशों में है। एमए में जब हम जाते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कि क से लेकर के ह तक का उच्चारण कहाँ से होता है। ये एमए में पढ़ते हैं भाषा विज्ञान में। क्षमा करेंगे जो अभी हमारे समकालीन आलोचक, साहित्यकार, कथाकार, उपन्यासकार, कवि सभी हमारे लिए सम्मानित हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि भारतेंदु और प्रेमचंद आज के युग में नहीं हैं। कोई एक नाम उस स्तर का हमारे पास इस समय समकालीन हिंदी में नहीं है। अगर कोई है तो वो दावा कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप डर रहे हैं वैसे मैं भी डर रहा हूँ कि एक तो अस्मितावादी लेखन शुरू हुआ, अलग अलग जो वाद, स्त्रीवाद, दलितवाद, आदिवासी को लेकर के, हाँ, चाहे और भी थर्ड जेंडर की बात होती है, ये सब लेकर के जो आलोचनाएं हुई वो आत्मकुंठा की अभिव्यक्ति का माध्यम हो गई। बतौर संपादक जब आप भूमिका लिख रहे हैं तो आपके विचारों को लोग जानते हैं। तो आलोचना कोश में या तो इस खंड का संपादन किसी और को करना चाहिए था, और या अगर आप कर रहे थे तो आपने अपने ऊपर जो आलेख है व्यासमणि त्रिपाठी जी का, उसको किस तरह से संकलित किया और इसको संकलित करने की वजह क्या थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। यह कार्यक्रम है शब्दरथी, और आज शब्दरथी कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हरिराम पाठक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाठक जी की एक पुस्तक आई है, हिंदी आलोचना कोश। दरअसल यह एक पुस्तक नहीं है बल्कि 9 खंडों का एक विशाल कोश, और कोश भी हिंदी आलोचना कोश। आलोचना जो अपने आप में साहित्य की सबसे कठिनतम, दुरूह, बौद्धिक और अकादमिक विधा है। समीक्षा की शुरुआत कैसे हुई, आलोचना किसको कहते हैं, भारतीय वाङ्मय में उसकी क्या अहमियत है, हिंदी आलोचना कोश की भूमिका में डॉक्टर हरिराम पाठक इस बात को विस्तार से रखते हैं। और उसके बाद 1844 से इस कोश की शुरुआत करते हैं, और जो 9वां खंड है वह 1960 पर आकर खत्म होता है। इस कोश में विविध तरह के विद्वानों का लेख है जो विविध विधाओं पर आधारित है। वह उनके कालखंड में किसी विशेष व्यक्तित्व पर, उस व्यक्तित्व के लेखन पर या उस कालक्रम पर निर्धारित है। इस कोश का प्रकाशन सर्वभाषा ट्रस्ट ने किया है, और हर खंड सजिल्द और अजिल्द दोनों संस्करणों में उपलब्ध है। पहले तो आपको मैं बधाई दूंगा पाठक जी इस महत्वपूर्ण काम के लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दृष्टि में अब तक आलोचना पर इतने विशाल कोश की संरचना कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुजरा है। अगर किसी कालखंड में हुआ हो तो आपने काम किया होगा, अगर मैं गलत हूँगा तो सुधार दीजिएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा जो हमारी आज है, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हिंदी दिवस बीते हुए मुश्किल से 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, और जब भी हिंदी दिवस आता है बहुत सारी बातें हिंदी की होती हैं, हिंदी के बारे में होती हैं। हिंदुस्तानी की बात होती है, संस्कृतनिष्ठ हिंदी की बात होती है, उर्दू की बात होती है, और हिंदी की शुद्धता की बात होती है, और भाषाओं का जो उसमें व्यतिक्रम आ रहा है उसकी बात होती है। फिर 2-4 दिन ये सोशल मीडिया पर हल्ला मचता है, और उसके बाद बातें खत्म हो जाती हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदी की जो दशा आज के समय में है उसको आप किस रूप में देखते हैं। उसके बाद हम आएंगे हिंदी आलोचना कोश और
जो इस काम को करने के दौरान आप इसकी आवश्यकता क्या थी, इन सब पर बात करें। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हिंदी की दशा आज क्या है? यह तो सर्वविदित है, हम देख रहे हैं कि हिंदी का जो क्षेत्र है, वह फलक है, वो काफ़ी विस्तृत होता जा रहा है। विश्व पटल पर यदि हम हिंदी का मूल्यांकन करें, उसके प्रचार प्रसार को देखें, तो यह हम आसानी से पाते हैं, देखते हैं कि पहले की अपेक्षा हिंदी का विश्वव्यापी प्रचार हुआ है, प्रसार हुआ है इसका। और साहित्यिक दृष्टि से भी या व्यापारिक दृष्टि से या विभिन्न देशों के आपसी संबंध स्थापित करने के लिए वैदेशिक दृष्टि से भी यदि हिंदी का हम आकलन करते हैं, तो देखते हैं कि विश्व पटल पर यह पहले से बहुत ही व्यापक रूप से फैली हुई है। इसमें साहित्य रचे जा रहे हैं, बाल साहित्य रचे जा रहे हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली में भी काफ़ी प्रयोग किए गए हैं और बहुत हद तक हमें हिंदी के प्रचार प्रसार में सफलता मिली है। लेकिन सोशल मीडिया के आने से और जो हमारी नई पीढ़ी है, वह अपनी भाषा को लेकर उस तरह से जागरूक नहीं है। मैं बराबर ये देखता हूँ कि हिंदी में देवनागरी लिपि में अंग्रेजी शब्दों का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। बहुत बार शुद्धतावादी लोग कहते हैं कि उर्दू की पैठ हो रही है, उर्दू जो है कोई बाहरी भाषा है, हिंदुस्तानी नहीं है। कुछ लोग हिंदुस्तानी का प्रयोग करने के पक्षधर हैं, कुछ लोग हिंग्लिश जिसको हम कह रहे हैं अंग्रेजी मिश्रित हिंदी का प्रयोग करते हैं। आपका क्या मानना है बतौर भाषा के विशेषज्ञ के तौर पर? आपने आलोचना कोश का भी काम किया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 1844 से हमारी भाषा का जो विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ और जो हमारे अग्रगण्य लेखकों ने आलोचनात्मक दृष्टि से अपने समय को, अपने समय के साहित्य को, उस समय की विविध विधाओं को देखा, परखा, जिसमें भाषा भी रही है, जिसमें भाषाओं का विन्यास भी रहा है, साहित्यिक कृतियाँ भी रही हैं। उन लोगों की सोच अपनी भाषा की शुद्धता को लेकर क्या थी? या जो भाषा प्रचलित है, बोलचाल की भाषा है, उसमें क्या सोचना था? आप उसको वर्तमान समय में कैसे देखते हैं? क्या होना चाहिए? जहाँ तक शुद्धतावाद का सवाल है, यह विवाद बहुत पहले से है, राजा लक्ष्मण प्रसाद सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद से, और उसी में हिंदी उर्दू तत्सम तद्भव का विवाद चला। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इस बात के बहुत पक्षपाती थे कि उर्दू मिश्रित शब्दावली के प्रयोग किए जाएं, हिंदी में आए। राजा लक्ष्मण प्रसाद सिंह जो थे, संस्कृत निष्ठ शब्दावली के प्रयोग के पक्षधर थे। ये बातें आज तक किसी न किसी रूप में चलती आ रही है, वही परंपरा। हिंग्लिश की जहाँ तक बात है, या बहुत अधिक उर्दू का प्रयोग हम करें, अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग करें, तो दोनों में अतिवादिता है। अरबी फारसी अथवा उर्दू का प्रयोग हम करते हैं, अरबी फारसी को छोड़ भी दें क्योंकि इसका प्रयोग बहुत पहले होता था, आज उर्दू का प्रयोग अधिक हो रहा है। तो जो शब्द धड़ल्ले से प्रयुक्त होते आ रहे हैं, उन्हें हमें अपनाना चाहिए, चाहे भले वे उर्दू के हों। अंग्रेजी के भी कुछ शब्द हैं जो धड़ल्ले से प्रयोग होते आ रहे हैं, उन शब्दों को हमें उसी रूप में ले लेना चाहिए जिसके लिए हम उपयुक्त हिंदी के शब्द नहीं पा रहे हैं। जैसे स्टेशन वगैरह को लेकर के बातें उठती हैं, तो उसमें अतिवादिता नहीं है। लेकिन अतिवादिता तब होती है जबकि एक ही शब्द में, एक ही वाक्य में, एक वाक्य के अंतर्गत क्रिया का प्रयोग हम अंग्रेजी का कर देते हैं। जैसे हमने ईट किया है, हमने प्ले किया है। कम से कम क्रिया और कारक दो भाषा के दो पहिए हैं, किसी भी भाषा के ये दो पहिए हैं। और हिंदी की बात मैं करूं तो हिंदी के भी कारक और क्रिया को लेकर के हम किसी विदेशी भाषा के शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। विदेशी भाषा से मतलब एक इंग्लिश से है, अंग्रेजी से है,
तो इससे हमें बचना चाहिए। और शुद्धतावादी जो लोग हैं, शुद्धतावादी लोगों पर जो कटाक्ष किया जाता है, उन्हें शुद्धतावादी कह करके, उस कटाक्ष से भी हमें बचना है। क्योंकि आखिर हम शुद्ध नहीं होंगे, शुद्धतावादी नहीं होंगे, हम शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, वाक्य नहीं लिखेंगे व्याकरण सम्मत, तो फिर बात बनेगी कैसे? हिंदी की जो प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुसार तो चलना ही पड़ेगा। बहुत लोग लिंग निर्धारण की समस्या को लेकर के भी कहते हैं कि लिंग निर्धारण की जो कठोर समस्या है, कठोर नीतियां है उसमें ढिलाई करनी चाहिए। लेकिन ये संभव नहीं हो सकता। सभी भाषा की अपनी अपनी विशेषता होती है। जहाँ तक शब्दों के आदान प्रदान की बात है, इसे हमें उदारतापूर्वक अपनाना चाहिए, उतना शुद्धतावादी भी नहीं होना चाहिए। और अंग्रेजी की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हम देखते हैं तो उसमें बहुत से भारतीय शब्दों का प्रयोग किया गया है। लाठी, धोती, गमछा, खूंटा, ये ऐसे शब्द हैं जिनके प्रयोग एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में भी हुआ है और वो अपनी शब्द संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों से मतलब बिल्कुल शुद्धतावादी नहीं कि हम अड़ियल हो जाएं कि नहीं सारे शब्द तत्सम ही होंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि हम अधिक से अधिक प्रयोग उर्दू को लेकर के करें या अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करें जानबूझ करके, जहाँ भाषा का कोई स्वरूप ही न रह जाए। क्योंकि आखिर भाषा का अपना व्याकरण है, शब्द के अपने प्रयोग हैं, उस सीमा में तो हमें रहना ही होगा। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि हिंदी की बात आपने बता दी कि ठीक है, एक संतुलन की बात आप कह रहे हैं, एक सामंजस्य की बात कह रहे हैं कि ये भाषा जो लोग बरतते हैं या जो लोग उसको लिखते पढ़ते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अतिवाद से हमको बचना है। जी यहाँ पर मैं जब आपके अपने काम को देख रहा हूँ, आलोचना कोश पर आने से पहले एक सवाल मेरा और है जो शब्दकोश से जुड़ा हुआ है। अभी आपने ऑक्सफोर्ड की बात की। मैं पिछले दिनों देख रहा था जब राजभाषा संसदीय राजभाषा समिति में लगातार तीसरी बार गृह मंत्री अमित शाह उसके अध्यक्ष जब बने, तो उन्होंने ये कहा कि हम भारत सरकार एक शब्दकोश लेकर आ रही है और उस शब्दकोश की शब्द संख्या इतनी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब एक तरफ बदलते विश्व में अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं के शब्दकोश लगातार हर वर्ष जी परिवर्धित, संशोधित होते रहते हैं और दूसरी भाषाओं के शब्दों को लेकर उनको शामिल करने के लिए उदार हैं, तब ऐसी क्या वजह है कि हिंदी का जब शब्दकोश, मैं जहाँ साहित्य तक में बैठा हूँ, हम जब शब्दकोश की बात करते हैं तो हिंदी में गिनती के शब्दकोश हैं, समांतर कोश एक ही है। मुश्किल से 4 लोग, 5 लोग, 10 लोगों ने भाषा पे काम किया है। हमारे यहाँ भाषा पर भाषा साहित्य तो पढ़ाया जाता है, आपने अपनी किताब में भी बहुत विस्तार से लिखा है। इस पर जब हम चर्चा करेंगे तो आएंगे। आपने बाकायदा वैदिक युग से इस बात का उल्लेख किया है कि दरअसल उस समय ही भाषा पर जितना समृद्ध काम भारतीय परंपरा में हुआ है, हमारी धरती पर हुआ है, उतना वैज्ञानिक परक काम, शोध परक काम दूसरी भाषाओं में नहीं मिलता है। जी एक तरफ हमारी इतनी समृद्ध विरासत और दूसरी तरफ हमारी ऐसी कृपणता, मैं ये कहूँगा वर्तमान की, कि हमारे पास नए शब्दकोश नहीं आते, अगर आते हैं तो वो उतने परिष्कृत नहीं हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले, 40 साल, 50 साल पहले जो शब्दकोश छपे हैं, अगर उसमें कोई वर्तनी की त्रुटि है तो वह त्रुटि भी जस की तस लगातार चली आ रही है। उसको कोई संशोधित करने वाला नहीं, उसको कोई चुनौती देने वाला नहीं। इसकी क्या वजह पाते हैं? आपकी भाषा को लेकर जो हमारी समृद्धि वैदिक काल जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं अपने हिंदी आलोचना कोश में, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस कोश की एक विस्तृत भूमिका डॉक्टर हरिराम पाठक जी ने लिखी है
और उस भूमिका में आलोचना को भाषा साहित्य से जोड़ा है और जोड़ने के साथ साथ उसको वैदिक काल खंड तक ले गए हैं और वहाँ पे बताते हैं कि मीमांसा और भाष्य का क्या टीका, इन जी सब का क्या अंतर रहा है। और हमारे यहाँ ये कोई आलोचना नई चीज़ नहीं है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि शब्दकोश की दिशा में या शब्दों के भंडारण की दिशा में हमारे यहाँ उस तरह की उदारता क्यों नहीं बरती गई जैसी पाश्चात्य देशों में है? जी, बहुत आपने सामयिक प्रश्न किया है, सामयिक सवाल उठाया आपने कि भारतेंद्र युग से लेकर के अब तक जिस तरह से भाषा पर काम हुए वह पर्याप्त नहीं है। हम लोग इस समय जो काम कर रहे हैं उससे अधिक कहीं भारतेंद्र युग में काम हुआ। और भारतेंद्र जी के पहले भी जो शिव प्रसाद सितारे हिंद या लक्ष्मण प्रसाद सिंह थे, आरंभिक दिनों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो इन लोगों ने जो काम किया वो इस भाव, सेवा भाव से किया, त्याग भाव से किया, हिंदी को समृद्धशाली बनाने के भाव से किया। वह त्याग तो मुझे बाध्य होकर के कहना पड़ रहा है कि आज नहीं देखा जाता। शब्दकोश के क्षेत्र में खासकर आपने बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है, क्योंकि शब्दकोश को जब तक हम परिवर्धित नहीं करेंगे, उसे आगे नहीं बढ़ाएंगे, प्रचलित शब्दों के साथ उसे जोड़ेंगे नहीं, नूतनता तब तक नहीं आ पाएगी। और मैंने भी अनुभव किया है कि पुराने जो शब्दकोश हैं, चाहे नागरी परिचारिणी सभा से निकली हो या और भी जगहों पर, हिंदी संस्थान आगरा से भी शब्दकोश निकले हैं, लेकिन जो उसकी स्थिति रही वहीं रह गई, आगे नहीं बढ़ पाई। अंग्रेजी के जो शब्दकोश रहे हैं उसके कई विविध क्षेत्रों में उसे बांटा गया है। पर्यायवाची शब्दकोश अलग निकला, समानार्थी शब्दकोश अलग निकला, शब्दकोश तो अलग है ही। तो विविध भागों में बांट करके वहाँ इसे विस्तृत किया गया और यह बहुत ही श्रमसाध्य काम है। मैं देखता हूँ कि इसमें कमी का एक और कारण हो सकता है कि श्रम साध्य काम है ये। दूसरी बात यह है कि भाषा शास्त्री जो आज है हमारे पास हिंदी साहित्य में, ये भी बहुत अध्ययनशील हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें जानकारी नहीं है, चाहे उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन नहीं किया है, उर्दू का अध्ययन नहीं किया है। सभी क्षेत्रों में गंभीर अध्ययन रखने वाले हमारे भाषा शास्त्री अभी भी हैं, लिख रहे हैं। कुछ जो है गुजर चुके, लेकिन भाषा पर उनका काम बहुत ही व्यापक रहा है। अब बात यह है कि उदासीनता इस समय इसलिए देखी जाती है कि जिस तल्लीनता से पाठ्यक्रम में भाषा साहित्य को लगाना चाहिए, भाषा की जो संरचना है, उद्भव और विकास है, उसको पाठ्यक्रम में लगाना चाहिए ताकि भाषा शास्त्रियों का भी मनोबल बढ़े। एक मैं व्यापारिक दृष्टि से कहिए, चाहे जैसे भी, एक सामान्य बात कर रहा हूँ मैं, पैसा पाठ्यक्रम में नहीं हो पा रहा है। अब एमए में जब हम जाते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कि क से ले करके ह तक का उच्चारण कहाँ से होता है। ये एमए में पढ़ते हैं भाषा विज्ञान में। तो क्या ये एमए में जाने के बाद ही पढ़ना चाहिए, जबकि प्राइमरी स्कूल की चीज़ है, वहाँ पर हमें बताना चाहिए। भूगोल में हम धरती गोल है ये मतलब पहली कक्षा में पढ़ते हैं। हाँ, और भाषा के क्षेत्र में क का उद्बोधन कैसे हो हाँ, या क का विस्तार कैसे हुआ, हाँ, वो हम जो है स्नातकोत्तर में जाके स्नातकोत्तर में सीखते हैं। जाके सीखते हैं। तो आखिर भाषा मजबूत कैसे होगी? कैसे होगी? कम से कम व्याकरण के स्तर पर तो जी। उसको वह मजबूती नहीं मिल सकती है, क्योंकि हम प्रयोग तो करते हैं, हाँ, लेकिन उसका जो विकास क्रम है, उसका जो उद्भव है, वो हम नहीं समझ पाते। जी। चलिए, मैं समझ रहा हूँ कि हमारे अगर कार्यक्रम को जो सरकार के नीति निर्धारक लोग हैं, अगर वह देख पा रहे होंगे तो समझेंगे कि नहीं, भाषा भी एक
ऐसा क्षेत्र है जहाँ काम होना चाहिए। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की अगर आप बात कर रहे हैं, तो इस बात का प्रयास करें कि बचपन में ही कम से कम यह पता चलना शुरू हो कि क क्या है, ख क्या है और ग क्या है और क्यों उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं या आ और ई की मात्रा कहाँ लगती है। थोड़ा बहुत तो समझाते हैं हमारे अध्यापक लोग, लेकिन वर्तमान में भी समझ पाएँ। हम आते हैं इस हिंदी आलोचना कोष पर। जी। यह एक बहुत ही विशाल काम है। जो लोग हमारे दर्शक देख रहे होंगे तो वो समझ पा रहे होंगे कि यह पहला कोर्स है और इस तरह के कुल 9 कोर्स हमारे पास हैं। 10वां भी आ चुका है, लेकिन 10वां हम बाद में आए, चूँकि इसकी भूमिका में 9 खंडों की बात की गई थी, इसीलिए 9 खंड हमने सामने अपने रखे हैं। ये आलोचना कोष की आवश्यकता क्या हुई? आलोचना अपने आप में, जैसा कि मैंने आपके परिचय में शुरुआत में ही कहा कि आलोचना अपने आप में बड़ा कठिन माना जाता रहा है या अकादमिक क्षेत्र का विषय रहा है। हालाँकि आपने अपनी भूमिका में कहा है कि ऐसा कतई जी। नहीं है। जी। आपके दिमाग में ये कब आया कि मुझे हिंदी आलोचना कोष पर काम करना चाहिए, और वो क्या इतना विशाल वाङ्मय का रूप ले लेगा, आपको यह अंदाज़ था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं अंदाज़ था। मैंने ये सोचा कि 1 या 2 खंड निकालूँगा इतना ही तक और एक सामान्य परिचय रहेगा। करीब 2016 में मैंने साहित्य विमर्श नाम की एक पत्रिका निकाली और पत्रिका का पहला अंक निकला। उसी में यह विवाद मैंने उठाया था कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी जाति का विकास समझा था, सोचा था कि हिंदी जाति का विकास हो, हिंदी जाति का एक क्षेत्र हो। और वह मेरे दिमाग में बात खटकी थी कि क्या सचमुच हिंदी जाति का कोई क्षेत्र होना चाहिए? और यह सवाल लेकर के मैंने विभिन्न आलोचकों के पास पत्र लिखे और उन लोगों ने जो जवाब दिया, उसी को मैंने पत्रिका का विषय बनाया। और तब से मुझे मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों ना आलोचकों के लेकर के कोई काम किया जाए। तो विभिन्न आलोचकों के मैंने आलेख मंगवाए, वह आलेख भी आलोचकों द्वारा ही लिखे गए थे। और धीरे धीरे मेरे दिमाग में बात आई कि हमारी आलोचना की जो परंपरा रही है, वो बहुत ही व्यापक रही है। तो क्यों ना हम उसकी परंपरा की बात सोचें कि कहाँ से आलोचना आई और किस तरह उसका धीरे धीरे विकास होता गया। तो कोष निकालने का मेरा मकसद यही था कि आलोचना की एक विस्तृत परंपरा हमारी आँखों के सामने आ जाए कि कोई भी शोधार्थी हो, चाहे सामान्य पाठक ही हो, यदि जानना चाहे तो उसे ज्ञात होगा कि हाँ, हमारा प्रस्थान बिंदु ये रहा है और अभी तक हमारी परंपरा ऐसे चलती रही है और चलती रहेगी। तो हिंदी आलोचना क्या है, या आलोचना क्या है और आलोचना की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आलोचना का सामान्य अर्थ हम यह मानते हैं कि किसी की निंदा कर रहे हैं। जी। हिंदी के चूँकि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं तो और यह समीक्षा, विचार, प्रतिक्रिया से कैसे अलग है? आलोचना वास्तव में पहले अपने प्रारंभिक दौर में इसे समालोचना कहा जाता था, जी। लेकिन बाद में व्युत्पत्ति जब इसकी हुई तो अर्थ ये समझा गया, कहा गया व्युत्पत्ति के अनुसार कि लोचना मतलब लोचन, आँखों से जो हम देखते हैं, सामान्य अर्थ इसका हुआ कि जो हम देख रहे हैं, तो हम गुण भी देख रहे हैं किसी का और दोष भी देख रहे हैं। तो गुण और दोष दोनों का जहाँ विवेचन हो, वही समालोचना अथवा आलोचना है। अब ये मनुष्य की सामान्य प्रक्रिया है। हमने आलोचना को बहुत दुरूह समझ लिया। इसका कारण क्या है, यह भी मैं बताऊंगा। असल में किसी ने समझ लिया तो उसका भी दोष नहीं है, इसके कुछ कारण हैं। किसी भी चीज को देखना ये मानव का स्वभाव रहा है और मानव एक विवेकशील प्राणी है। तो विवेकशील प्राणी होने के चलते वह जहाँ गुण देखेगा वहाँ दोष भी देखेगा। यह स्वभाव है। यह आलोचना हमारे स्वभाव में है, प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में है। जब से भाषा की उत्पत्ति हुई,
या इस जगत की उत्पत्ति हुई तभी से आलोचना शुरू हो गई। लेकिन भाषा की आलोचना तब शुरू हुई जबकि किसी ने कुछ कहा। श्रुति जिस समय थी उस समय ही आलोचना का उद्भव हो गया था। किसी ने कुछ कहा, आपने कोई बात मुझसे कही और वो बात मुझे पसंद नहीं आई, तो मैं कह दिया कि नहीं भाई, इस तरह से मत कहो, ये कहो, ऐसा कहना अच्छा नहीं होगा समाज में। तो बस इस तरह से आलोचना की शुरुआत हुई। संस्कृत साहित्य बहुत ही संपन्न रहा है आलोचना को लेकर के, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम आलोचना की शुरुआत जब भी करते हैं तो सबसे पहले प्लेटो की बात करते हैं, एरिस्टोटल की बात करते हैं, अरस्तु की बात करते हैं, और वहीं हम गुम हो जाते हैं, वहीं खो जाते हैं। हमारी जो विरासत रही है भाष्य की, जो टिप्पणी की, टीका की, उसे हम किसी न किसी रूप में भूल जाते हैं। सूत्र रूप में हमारे शास्त्रों में बातें कही गई है, सूत्र, और सूत्र सबके समझ की चीज नहीं है। तो सूत्र को समझने के लिए भाष्य लिखे गए, और एक ही सूत्र का भाष्य एक व्यक्ति लिखता है तो फिर दूसरा व्यक्ति उसी सूत्र का भाष्य लिखता है, वो दूसरी तरह से लिखता है। तो वही आलोचना हो गई। जब दो तरह के भाष्य आए, दो तरह के उसके अर्थ आए, तो आलोचना की शुरुआत हो गई। बहुत दिनों के बाद, जैसे छांदोग्योपनिषद का मैंने इसमें नाम दिया है, उल्लेख महर्षि पतंजलि का जो है शास्त्र, उसका हमने उल्लेख किया है, अष्टाध्यायी का किया है, या तंत्र शास्त्र जो है, तंत्र शास्त्र का क्या योगदान रहा है भाषा के विकास में, इस पर भी हमने बहुत थोड़ी चर्चा की है कि हमारी भूमिका बड़ी न हो, यह भी सोच रहा था। तो तंत्र शास्त्र की बहुत बड़ी भूमिका रही है। योगियों की भूमिका रही है कि योगियों ने कैसे क से लेकर के ह तक हमारे भीतर अक्षर का विन्यास किया। हो सकता है कि किसी को यह बात बहुत काल्पनिक लगे, लेकिन सोच कितनी वैज्ञानिक है। तो पहले मैंने शुरुआत भाषा से ही की है, क्योंकि साहित्य बाद में आता है, पहले भाषा आती है, और हमारे यहाँ भाषा की आलोचना सिरे से गायब होती जा रही है, जबकि सबसे पहले भाषा की ही आलोचना शुरू हुई थी। काव्य शास्त्र को ही यदि हम लें, जिसे हम एमए की कक्षाओं में, बीए ऑनर्स की कक्षाओं में, प्रतिष्ठा की कक्षाओं में हम पढ़ाते हैं, तो वहाँ काव्य शास्त्र पढ़ाते हैं। ये बहुत बाद की बातें हैं, लेकिन काव्य शास्त्र के पहले जो वैदिक सूत्रों में, गृह सूत्रों में, अश्वलायन का गृह सूत्र हो, चाहे गोभिल का गृह सूत्र हो, इन सूत्रों में जो हम शास्त्र से संबंधित, साहित्य से संबंधित और सामान्य आचरण से संबंधित जो चीज़ें पाते हैं, अर्थ से संबंधित, राजनीति से संबंधित, दर्शन से संबंधित जो चीज़ें लिखी गई है, उनके जो बड़े बड़े भाष्य लिखे गए हैं, टीका लिखे गए हैं, वो आलोचना के शुरुआती रूप है। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस आलोचना को, उसको आपने अभी जब आपने बात कही तो आपने कहा कि हमारी दिक्कत यह भी थी कि हमने जब भी आलोचना की बात होती है तो हम प्लेटो पश्चिमोन्मुख हो जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ एक बड़ी परंपरा थी। तो प्लेटो, अरस्तु, सुकरात का समय जब आया होगा, या जब हिंदी साहित्य में यह इनकी चर्चा की गई होगी, तो ये तो भारतेंदु युग की बात नहीं है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के युग की भी बात नहीं है। इसकी शुरुआत के लिए आप किसको, मैं कहूँगा कि किस पर जिम्मेदारी, अगर मैं आपसे पूछूं कि यह कर्म या कुकर्म जी, किसने किया होगा और क्यों किया होगा कि पश्चिमोन्मुख हो गए हम, और हमने जो है अरस्तु सुकरात से मान लिया, जबकि हमारे पास इतना बड़ा विशाल और प्राचीन परंपरा हमारी भाष्य और टीका की थी। आलोचना को हमने आधुनिकता से और पश्चिम से क्यों जोड़ कर देखा, और उससे हिंदी को क्या नुकसान हुआ? सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कृत के प्रति जब हमारी उपेक्षा होने लगी, उपेक्षा भाव हमारे होने लगे, तो वहीं से हम अपनी विरासत से कटने लगे, और संस्कृत को मृत भाषा घोषित कर दिया गया। जिस संस्कृत साहित्य में दर्शन है, विज्ञान है, ज्योतिष है,
ज्योतिष को हम खगोल विज्ञान कहेंगे, क्योंकि ज्योतिष कहने से लोग बहुत भड़केंगे और इसे अंधविश्वास कहेंगे। लेकिन खगोल विज्ञान के बारे में, गणित के विषय में, साहित्य के विषय में, दर्शन में हम इतने आगे थे, विमान बनाए जाते थे कभी इस देश में। आयुर्वेद के क्षेत्र में कितना विकास हुआ था, सर्जरी के क्षेत्र में कितना विकास हुआ था। तो एक समय आया, वह समय मैं बहुत पहले नहीं जाता हूँ, राजा राम मोहन राय के समय की बात मैं कह रहा हूँ कि राजा राम मोहन राय ने वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये संस्कृत जो है बिल्कुल बेकार की भाषा है और इसका अध्ययन रोक लगाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अंग्रेज अफसर उस समय के थे, उनके पास बजाबते पत्र लिखा कि यह भाषा हटा करके अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी की पढ़ाई होनी चाहिए। तो वैसे बहुत लोग थे जो विरोध किए उस समय। राजा राम मोहन राय का समय ले रहा हूँ। बंगाल का नवजागरण हो रहा था बंगाल में उस समय। पूरे भारतवर्ष में एक लहर चल रही थी। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज खुल रहे थे, विश्वविद्यालय खुले गए, और सब लोग उस समय के, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हों या भारतेंद्र युगीन, जितने साहित्यकार हों, ये अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए हैं। और हमारा जो प्रारंभिक आलोचक, हम मिश्र बंधुओं को ले लें, शुक्ल जी के पहले, या बालकृष्ण भट्ट हैं, जो भी है, जितने आलोचक रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हुई, अंग्रेजी स्कूल खुले। और शुक्ल जी जैसा विद्वान जब अंग्रेजी की तरफ झुक गया तो हम दूसरे की बात क्या कहें। एक परंपरा चली अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की, जो साहित्य के ओर उन्मुख हुए और खासकर आलोचना की ओर। अब संस्कृत वे लोग पढ़े नहीं थे या घर पर पढ़े थे। परिणाम यह हुआ कि जानकारी उन्हें थी, लेकिन पाश्चात्य साहित्य इतना ज़्यादा आकर्षित किया, उधर चले गए कि हमारा अभी तक की काव्य शास्त्र की जिस तरह से व्याख्या होनी चाहिए, या बौद्ध दर्शन की जिस तरह से व्याख्या होनी चाहिए, बौद्ध साहित्य को तो बिल्कुल ही भुला दिया गया, वह नहीं हो पाया। थोड़ा और मैं समय ले रहा हूँ कि कुछ हुआ भी है। अब उत्तर आधुनिक विमर्श की बात बहुत उठी है, और उत्तर आधुनिक जो विमर्श है वो भाषा केंद्रित है, समाज केंद्रित है, अर्थ केंद्रित है। लेकिन साहित्य की चर्चा हो रही है, इसलिए मैं भाषा की बात कर रहा हूँ। आज जितने भाषा वैज्ञानिक हैं, हम दोनों के संवाद से सुन रहे होंगे कि जितने भाषा वैज्ञानिक हैं, जहाँ तक मैंने पुस्तकें पढ़ी है, पूरी पुस्तक जो है अंग्रेजी के शब्दों के अनुवाद से भरी पड़ी है। बात हम कर रहे हैं बौद्ध दर्शन की, लेकिन उल्लेख कर रहे हैं देरिदा का, फूको का उल्लेख कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्यों हम टी.एस. इलियट को पढ़ते हुए हमेशा पाश्चात्य की बातें करते हैं, जबकि टी.एस. इलियट भी भारतीय दर्शन से प्रभावित रहे। उन लोगों ने स्वीकार किया है कि हमने गीता पढ़ी है, हमने पातंजलि का योग सूत्र पढ़ा है, अष्टाध्यायी पढ़ा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ा है। वो लोग दावा कर रहे हैं, और हम उन्हीं का पढ़ करके उन्हीं का नाम बार बार लेते जा रहे हैं। तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है हमसे क्या सीख रही है, हम उसे क्या दे रहे हैं। आपने एक बात उठाई थी बहुत बढ़िया कि आखिर हम आलोचना से कतराते क्यों हैं, क्यों भागते हैं। इसलिए भागते हैं कि आलोचना, कुछ ऐसे आलोचक अभी भी हैं जिनका नाम शायद लेना यहाँ अच्छा नहीं होगा। उनकी किताब आप पढ़िए, पीएचडी करने वाले विद्यार्थी को दीजिए, प्रोफेसर को दीजिए, लेकिन समझ में नहीं आएगी बात। 10 बार पढ़ने से भी समझ में नहीं आएगी, इसलिए अंग्रेजी का हूबहू वहाँ अनुवाद है। तो फिर कैसे बात बनेगी, हम कैसे पढ़ेंगे? यही में हमारे ही कोश में कुछ आलेख हैं जो सबके बस की चीज़ नहीं है। वो क्या लिख रहे हैं वही जानते हैं।
लेकिन मुझे तो दिखलाना है सबको जुटा करके, भाई देखिए यही चीज़ हो रही है। इस आलोचना कोष के निर्माण में आपने कालक्रम का उल्लेख किया है। प्रथम खंड 1844 से 1880 के बीच का है और आपने तैत्तरीय उपनिषद से शुरू किया है और उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे बड़े लोगों के आलेख हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि इसकी प्रक्रिया में जब ये आलेख आप जुटा रहे थे तो कैसे आपने इसके कालक्रम का निर्धारण किया और खंडों का निर्धारण कैसे हुआ, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे भी आलेख हैं और उन लोगों पर हैं जिनका नाम नई पीढ़ी क्या जो लोग हिंदी पढ़ते पढ़ाते हैं, जो लोग हिंदी की रोजी रोटी खाते हैं, मैं कहूँगा जो अध्यापन के क्षेत्र में हैं, उन लोगों ने भी सुना नहीं होगा कि नहीं आलोचना के क्षेत्र में इनकी भी अपनी कोई भूमिका थी। जी, मैं जब आलोचना कोष तैयार करने के लिए आगे बढ़ा जी तो मुझे ज्ञात हुआ कि बहुत ऐसे आलोचक हैं जिनकी चर्चा तक नहीं है। जी और चर्चा की तो बात अलग है, जो विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे, मधुरेश जी जैसे बड़े आलोचक, उन लोगों की किताबों को मैंने पढ़ा तो उनमें इतनी ही बात है कि कैसे पाठ्यक्रम में उन्हें शामिल कर लिया जाए। बहुत ऐसे आलोचक हैं जिनका नाम ही उसमें नहीं है। और मैंने फ़ोन किया मथुरेश जी से के पास कि सर ये तो नाम ही नहीं है, इतना बड़ा नाम। जगदीश पांडे एक बिहार में हुआ करते थे जो डॉक्टर नामवर सिंह के समय के आलोचक थे, और जगदीश पांडे का कहीं नाम हमने नहीं देखा। कहीं हो सकता है कि हो, बहुत जगह पर। सारी किताबें तो मैंने नहीं छान मारी है, लेकिन अधिकांशतः जो उनका योगदान रहा है कथा साहित्य पर, खासकर जो उनकी आलोचना रही है, मुझे नहीं मिली। ऐसे बहुत से आलोचक हैं जो कश्मीर से लेकर के केरल तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक जो छूटे हुए हैं, जिनका नामो निशान तक नहीं आलोचना में। मैं ऐसे आलोचकों को समेटने का प्रयास किया और उनके आलोचनात्मक अवदान के लिए मैंने आलेख मंगवाए। चूँकि आलेख मिलना बहुत कठिन था, लेकिन एक व्यक्ति के पास बहुत बार मुझे फ़ोन करने पड़े, संबंध के लिए संवाद बनाने पड़े, और मुझे आलेख अंततः मिला। तो 2016 में आपने ये काम शुरू किया, जी, मतलब शुरुआत हुई और 2024 में यह खंड आ सका। 155 आलोचकों पर यह दृष्टि डाली गई है, जिसमें कुछ बड़े रोचक अध्याय हैं। जी, हम सब पर तो बात नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि हमारे जो हिंदी के शोधार्थी, अध्यापक, अकादमिक रुचियों से जुड़े लोग हैं या जो भाषा और आलोचना पर काम करना चाहते हैं या जो हिंदी साहित्य को समझना चाहते हैं, वो सर्वभाषा ट्रस्ट से संवाद करके, संपर्क करके इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। और संभवतः अगर एक साथ आप मँगाएँ तो कुछ वहाँ से छूट भी मिल जाएगी। जैसे पहले खंड में बालकृष्ण भट्ट जी से शुरू किया है और एक बहुत रोचक नाम है प्रेमचंद जी का, आखिरी नाम है उस कालखंड में। और बाकी लोगों के लिए लोग जानते हैं, ठीक है, पंडित चंद्रशेखर मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, मिस्टर बंधु भी इसमें हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम देखकर जरा मतलब जो लोग नहीं जानते, उनकी आलोचक के रूप में प्रेमचंद को देखना थोड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। आपने यहीं से जो इसमें 2 आलेख हैं, चंद्रेश्वर कर्ण का और अवधेश कुमार सिंह का, उन्होंने बाकायदा इस बात पे लिखा है कि आलोचक के रूप में प्रेमचंद जी की अपनी जो दृष्टि रही है, विद्वान लोग भी उससे कतराते हैं। इसकी क्या वजह पाते हैं? जबकि मैं ये पाता हूँ, जब भी मैं हिंदी साहित्य में अपने अग्रज पूर्वज साहित्यकारों को पढ़ता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि उन लोगों का जितना भी काम है बहुत विविधतापूर्ण रहा है।
भारतेंदु जी ने कोई एक काम नहीं किया, हर चीज़ में लिखा, हर विधा में इन जी। लोगों की अपनी पहट थी। और रांगे राघव किसी का भी नाम ले लीजिए, जब भी आप नए लोगों तक आएँगे, हर व्यक्ति ने उस ज़माने के जो आपने कहा कि जो पुराने लोग थे उन्होंने काम बहुत किया था और बहुविध सेवा जी, भाव से काम कर रहे बिल्कुल। थे। तो हम अपने पूर्वजों का जो उनके काम का योगदान है या जो उनका अवदान है, उसको भी स्वीकारने से भागते क्यों हैं? क्या हम इतने बौने हैं? जी, सही बात है। उनके जो अवदान है, उनको स्वीकारने से हम भागते जा रहे हैं, इसके बहुत से कारण हैं। पहला तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा कारण ये है कि हम विभिन्न खेमों में बँट गए हैं, विभिन्न वादों में बँट गए हैं और हम किसी को अपना प्रतिद्वंदी समझ रहे हैं, उसे साहित्यकार नहीं समझ रहे हैं। हम अपने विरोधी मत के समझ रहे हैं और यहीं से जो द्वेष हो जाता है, जो हम अपना सिद्धांत किसी दूसरे पर थोपने लगते हैं, एक सामाजिक प्राणी के नाते एक साहित्यकार एक सबसे बड़ा सामाजिक व्यक्ति होता है इसलिए कि वो समाज को देखता है और उसके लिए कोई छोटा या बड़ा, कोई शोषक, शोषित न होकर के एक विशेष परिस्थिति में छोटे-बड़े या शोषक, शोषित या जो कहिए के रूप में नज़र आते हैं। लेकिन सामान्य धरातल पर देखा जाए तो सबके साथ एक भाव में साहित्यकार रहता है। लेकिन हमारे यहाँ बात कुछ दूसरी हो गई। हम यदि प्रेमचंद को बड़े कह देंगे तो हो सकता है कि कोई नाराज़ हो जाए। भारतेंदु जी को हम बड़े कह देंगे तो कोई दूसरा कोई नाराज़ हो जाएगा। यह कोई शुक्ल जी को बड़ा कह देगा तो कोई नाराज़ होने वाला आदमी है। नहीं, लेकिन ये लोग तो अब हमारे सामने ज़िंदा नहीं हैं और इनका काम तो स्थापित हो चुका है। जी, प्रेमचंद जी को हम माने ना माने, भारतेंदु जी को हम माने या ना माने, कोई खेमा, मेरा आशय यहाँ ये है कि कोई खेमा माने या ना माने, जी, लेकिन इनकी जो स्थापना है, इनका जो काम है, वह तो सर्वविदित है। जी, हाँ, आप उनके स्वरूप को पर बात कर सकते हैं और जो मैं देखता हूँ कोई भी कभी भी कोई प्रेमचंद जी की कहानियों पर कोई टिप्पणी कर देता है, कोई कभी उनको स्त्री विरोधी कह देता है, कोई कभी उनको स्त्री पक्षधर कह देता है, कभी कोई उनको कहता है कि वो नागरी संस्कृति के विरोधी थे, कभी कोई कहता है नहीं, उनके यहाँ तो बहुत आधुनिकाएँ थी, जी, स्त्रियाँ उनकी बड़ी मुखर थी उस समय। तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से अपने पूर्वज साहित्यकारों को आँकते हैं। लेकिन आलोचना के क्षेत्र में जो उनका काम रहा है, उसको हम क्यों नकारते हैं? जबकि हमारा तो कोई साहित्यकार ऐसा था ही नहीं, जहाँ तक मैं पढ़ता हूँ। उनके समय में उनका समाज, उनका समय, उस समय की कुरीतियाँ, उस समय का अंधविश्वास, यहाँ तक कि जिसको हम बहुत ज़्यादा परंपरावादी जिस रचनाकार को कहते हैं, उनके यहाँ भी बहुत ही विशद दृष्टि मिलती है समाज के उत्थान की। जी, तो कम से कम हमारे जो पूर्वज साहित्यकार रहे हैं, उनकी दृष्टि, चाहे वो तो कम से कम उस समय उस तरह का वाद नहीं था। प्रेमचंद जी हुँ, को आप वाद भले ही कह दीजिए कि अब तो हाँ, खैर हाँ, उन हाँ, पर भी दावा होने लगा है। जी। और बहुत सारे पक्ष हैं कि प्रगतिशील आंदोलन और दूसरे आंदोलन। ये वाद ने हिंदी साहित्य को कितना नुकसान पहुँचाया? वाद ने हिंदी साहित्य को बहुत ही नुकसान पहुँचाया और प्रेमचंद जी को पता नहीं दुर्भाग्य से या सौभाग्य से उनको मोहरा भी बनाया गया। जब प्रगतिशील लेखक संघ की पहली सभा हुई लखनऊ में अधिवेशन, तो उसमें प्रेमचंद जी को अध्यक्ष बनाया गया। प्रेमचंद जी ने कहा था कि सबसे अच्छा होगा जवाहरलाल नेहरू को बनाओ उन्हें, लेकिन इन्हें बनाया गया और उस समय प्रेमचंद जी ने जो अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया, वो साहित्य का उद्देश्य नाम से छपा और एक तरह से उनकी आलोचना की पुस्तक वह बन गई, जिसे हम बीए स्नातक की कक्षाओं में, हिंदी की कक्षाओं में पढ़ते भी थे, पढ़े हैं, कोर्स में है। तो बहुत विस्तार से प्रेमचंद जी ने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया कि कथा साहित्य क्या है, पूरा साहित्य क्या है
और साहित्य प्रगतिशील होता ही है। उन्होंने इतना तक कह दिया था कि साहित्य तो प्रगतिशील लेखक मंच की आवश्यकता क्या है, साहित्य तो प्रगतिशील ही होता है। तो ये बहुत सारी बातें थी, बहुत विवादित बातें बाद में बढ़ती गई। अब जहाँ तक आलोचक की बात है, मूल प्रश्न आपका था कि प्रेमचंद का नाम हमने आलोचक के रूप में यहाँ देखा, तो शुक्ल पूर्व जो 23 आलोचक हैं, शायद 23वें आलोचक के रूप में मैंने प्रेमचंद जी को रखा है जी। और उस पर 2 विद्वानों के आलेख है, बहुत विद्वतापूर्ण। तो उस लेख को पढ़ते वक्त या प्रेमचंद जी के विचारों को जानते वक्त पहली बात तो यह है कि कोई भी लेखक सबसे पहले आलोचक होता है। आलोचना क्या है? लेखन जो है जीवन की आलोचना है, और उस आलोचना की आलोचना जो है वही आलोचना है। यह प्रेमचंद की ही बात है। तो मैं एकदम छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे तो बहुत विस्तृत चर्चा उस पर है, प्रेमचंद के लेखन पर, उनकी ईमानदारी पर। माने आलोचना का जो विवेक है, आलोचना का जो न्याय है, क्योंकि पूरी आलोचना जो है विवेक और न्याय पर आधारित है। मैंने अपनी भूमिका में महर्षि गौतम के न्याय सूत्र की व्याख्या की है, संकेत रूप में समझाया, बहुत ज़्यादा बड़ी व्याख्या तो नहीं है, लेकिन मैंने ये स्थापना की है और ये हमारा मौलिक चिंतन रहा है कि हम महर्षि गौतम के न्याय सूत्र के को आधार मान करके आलोचना क्यों नहीं करते हैं। हालांकि इस पर बहुत विद्वानों की टिप्पणी हो सकती है कि क्यों करें, कि उस बहस में मैं नहीं अभी जा रहा हूँ। लेकिन जो हम खोजते हैं, जो पश्चिम को जो हम आधार बनाते हैं, पश्चिम की आलोचकों को लेकर के, कि कलावादी है, कौन सौंदर्यवादी है, कौन किस में क्या है, जब इसकी आलोचना करते हैं तो आलोचक का सबसे पहला गुण है सत्य और न्याय, निष्पक्ष होकर के देखना। न्याय को सामान्य भाषा में निष्पक्षता कह सकते हैं। तो निष्पक्ष होकर के किसी वस्तु पर जब हम विचार करेंगे तो वहाँ न्याय का सहारा लेना होगा। और महर्षि गौतम का जो न्याय दर्शन है वह पूरे हमारे साहित्य की जो मीमांसा है, साहित्य में जो वैचारिक आधार है, उस वैचारिक आधार को मजबूती प्रदान करने के लिए गौतम का न्याय सूत्र है, जिसका सहारा लेकर के हम आलोचना में आ सकते हैं या कर सकते हैं। मुझे क्यों आवश्यकता हुई गौतम के न्याय सूत्र के बारे में सोचने की? आवश्यकता इसलिए हुई कि विभिन्न खेमों में जब साहित्य बटा हुआ है, विभिन्न अस्मिताओं में बटा हुआ है, कि ये दलित अस्मिता है, ये आदिवासी अस्मिता है, ये स्त्रीवादी अस्मिता है, तो विभिन्न अस्मिताओं में जब बचा हुआ है तो सार्वभौमिक लोक मंगल की जो परिकल्पना शुक्ल जी ने की थी, उस लोक मंगल की परिकल्पना को हम कहीं खंडित होते हुए देख रहे हैं। अपने अपने पक्ष का साहित्य लिखा जा रहा है, इसलिए सब अपने पक्ष को मजबूत करने लगे हैं। और उन पक्षों को यदि हम देखें तो हम पुराने जो मानक हैं आलोचना के, उस पर नहीं देख पाएंगे। हम न्याय पर ही, न्याय के तराजू पर ही उसे तौल कर देख सकेंगे कि न्याय क्या है। और न्याय के जो आधार हैं वो महर्षि गौतम के न्याय सूत्र में बहुत बढ़िया से मिल रहे हैं। कैसे विवाद किया जाएगा, कैसे तर्क किया जाएगा, क्या गल्प है। यदि हम किसी से तर्क कर रहे हैं, हमारी बात वो नहीं मान रहा है, तो गल्प की स्थिति आती है। तब क्या करेंगे? उसके बाद तब वितंडा खड़ा होता है। उसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि उसे त्याग दिया, उसको नकार देना पड़ता है। जब वो भागने लगता है कि हम इस तर्क से बच नहीं सकेंगे, हाँ, तब जब भागने लगेगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा और उसकी पराजय मान ली जाएगी। वही साहित्य में होना चाहिए। आते हैं दूसरे खंड पर, जो जिसका कालखंड 1881 से 1905 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पर बड़ा अच्छा लेख कृष्णदत्त पालीवाल और सत्यदेव मिश्र जी का है। इसमें निराला जी भी हैं, प्रसाद जी भी हैं और रामकुमार वर्मा जी। निराला, प्रसाद और रामकुमार वर्मा को बतौर आलोचक देखना जी। जो बहुत
गहन शोधार्थी होगा या जिसने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, हालांकि आप तो कह रहे हैं, आपने पहले ही उत्तर इसका दे दिया है कि साहित्य में कोई भी लेखक जब लिखता है तो वो समान दृष्टि से लिखता है, यानी हर लेखक पहले आलोचक है और फिर जी उसकी आलोचना होती है। जी हाँ। लेकिन फिर भी यहाँ जो निराला जी का नाम है, निराला को किस रूप में आप आलोचक के तौर पर देखते हैं, या राम कुमार वर्मा को कैसे देखा गया है, और प्रसाद जी को। प्रसाद जी को कैसे जी, देखा गया? छायावादी आलोचना जो है वह स्वीकृत आलोचना है। छायावादियों में हम सबको मान लेंगे, महादेवी वर्मा भी को भी, निराला जी को, प्रसाद जी को और पंत जी को। इन लोगों ने अपने काव्य संकलनों की भूमिका में जो बातें लिखी है, जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं, वही तथ्य जो है आलोचना के रूप में उभर कर आई। और छायावादी कवियों के सामने एक व्यवस्था यह थी कि छायावाद पर खूब कठोर प्रहार हो रहे थे, और उस प्रहारकर्ताओं में महावीर प्रसाद द्विवेदी भी थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े आलोचक, जो छायावाद की जो रहस्य भावना है, उस रहस्य भावना पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। छायावाद पर तरह तरह के प्रश्न ऐसे भी उठा रहे थे कि वो दुरूह है, वो वास्तविक जीवन से पलायन का क्षेत्र है। तो जब इस तरह के प्रश्न उठ रहे थे तो उसका समाधान आवश्यक था। समाधान कौन करता? तो प्रसाद जी पर जो प्रश्न उठ रहे थे, पंत जी पर उठ रहे थे, निराला जी पर उठ रहे थे, इन लोगों ने स्वयं आलोचना का कमान संभाला, और उनके काव्य का, उनके लेखन का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को अभिव्यक्त करने के लिए उन्हें आलोचना के क्षेत्र में आना पड़ा। और जो भूमिका, आलोचना के क्षेत्र में आने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आलोचना की कोई शास्त्र रचना की, ये बात नहीं, लेकिन अपनी भूमिकाओं में अपने लेखन का जो उद्देश्य प्रकट किया, उसका जो स्पष्टीकरण दिया, उसका जो उद्देश्य बतलाया, और उसकी जन पक्षधरता पर जो बात की, मजबूती से अपनी बात रखी, वही हमारे लिए आलोचना का विषय बन गया। लेकिन एक बात मैं थोड़ा और विस्तार करना चाहूँगा। विशेषकर प्रसाद जी के जो निबंध हैं, उन निबंधों में प्रखर आलोचना के गुण हैं। सबसे पहले रहस्यवाद पर शुक्ल जी ने जो अपनी शंका भी व्यक्त की थी, और शुक्ल जी कहीं दूसरी जगह से आयातित उसे माना था, प्रसाद जी ने बहुत बढ़िया रहस्यवाद, उनका एक आलेख ही है, निबंध है, और उसमें उन्होंने इतना बढ़िया से बताया कि रहस्यवाद जो है, रहस्य कहीं दूसरे साहित्य से लिया गया या दूसरे दर्शन से लिया गया नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ का वैदिक दर्शन है, औपनिषदिक दर्शन है। और उस दर्शन में जो रहस्य की अभिव्यक्ति जिस प्रकार से हुई है, उसी की ओर लोगों का ध्यान जाना चाहिए, आलोचकों का ध्यान जाना चाहिए, मीमांसकों का ध्यान जाना चाहिए। और बहुत बड़ा लेख है, उन्होंने बहुत बढ़िया से, तो जितने आलेख हैं, एक तरह से बहुत बड़ी भूमिका उन लोगों की रही है, छायावादियों की, और छायावादी आलोचकों का एक अलग रुख ही रहा है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब मैं हिंदी आलोचना कोश के कालखंड की बात कर रहा हूं और उसके खंडों पर चर्चा कर रहा हूं हरे राम पाठक जी से, तो मैं सवाल सिर्फ उन रचनाकारों को लेकर पूछ रहा हूं जिनको बतौर आलोचक हिंदी साहित्य में नहीं पहचाना जाता, जबकि उनकी रचनाएं उस रूप में है। उन्होंने निबंध में और अपने समय के कालखंड पर के साहित्य पर भी और अपने समकालीन साहित्यकारों पर भी लिखा है, अपने पूर्वज साहित्यकारों पर भी बहुत कुछ लिखा है जिसको आलोचना की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इसीलिए मैं सवाल जब पूछ रहा हूं तो जो घोषित आलोचक उस कालखंड के हैं उनका उल्लेख नहीं कर रहा हूं, उनके लिए आपको ये कोश खरीदना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तीसरे खंड पे हम जब आते हैं तो तीसरे खंड में अज्ञेय और दिनकर जी को भी आपने आलोचना के क्षेत्र में रखा है।
सामान्य तौर पर इन दोनों ही रचनाकारों और साहित्यकारों की अपनी पहचान जो है कहीं किसी भी आलोचक के से ज़्यादा है। जी। इसकी क्या वजह थी और इनको जब आपने रखा इस पुस्तक में, तो जब लेख मंगवाए होंगे तो निश्चित रूप से आपके सामने पहले नाम आए होंगे, आपने दिया होगा आलेख संकलित करने के लिए, तो इसकी क्या वजह थी? अब जो स्थिति प्रसाद जी के सामने थी, जो स्थिति निराला जी के सामने थी, वही अज्ञे जी के सामने। अज्ञे जी अपने जिंदगी भर प्रगतिवादियों से लोहा लेते रहे और प्रगतिवादी खेमा जो है बहुत मजबूत रहा उस समय। दूसरे को उभर पाना बहुत ही मुश्किल था। अज्ञे जी भी पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित रहे बहुत। उनका अस्तित्ववादी चिंतन था, उस पर आधारित उन्होंने उपन्यास लिखे, उनकी कविताएं आई। टी.एस. एलियट वगैरह से प्रभावित थे ही, सबको जानते हैं। लेकिन उनके भी साहित्य पर जब प्रयोगवाद पर तरह तरह के किए जा रहे थे प्रहार, तब उन्होंने प्रयोगवाद कि हम राही हैं, राह के अन्वेषी हैं, उन्होंने कहा था। राही हैं, राह के अन्वेषी हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमने मुकाम पा लिया है। और उस समय उनके जो चिंतन थे भारतीय संस्कृति से संबंधित, भारतीय सौंदर्य बोध से संबंधित, भारतीय साहित्य से संबंधित, अज्ञे जी के जो निबंध हैं, जो रचनाएं हैं, उनका चिंतन क्षेत्र कितना धीरे धीरे विस्तार पाता गया, उनकी कहानियों से मालूम होता है, उनके आलेखों से मालूम होता है, या उनके जितने उपन्यास हैं, उपन्यासों से, कि प्रेमचंद युगीन उपन्यास से हट करके उन्होंने उपन्यास लिखे। और इन सबके इर्द गिर्द उनका जो विचार चारों तरफ देखने को मिलते हैं, साहित्य, दर्शन और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, तो यह सब लेकर के मैंने क्या सोचा, और भी लोगों ने अज्ञे जी को एक आलोचक ही माना है। और उसके बाद एक और नाम आपने रखा, दिनकर जी। दिनकर जी का। दिनकर जी की आलोचना जो है, कामायनी पर उन्होंने बेजोड़ आलोचना की है, दिनकर जी ने लिखी है। और उनके संस्कृत के 4 अध्याय जो हैं, उसको हमने आलोचना के दायरे में समेटा ले है। लिया। हाँ, आलोचना के दायरे में इसलिए समेटा कि उसमें शायद मेरा लेख है क्या आलोचना के क्षेत्र में। संस्कृत के 4 अध्याय पर, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक का अध्ययन मैंने यथासंभव किया है। और उसमें देखा कि उन्होंने जितना 4 अध्यायों में उन्होंने 4 बड़ी बड़ी संस्कृतियों का जो उल्लेख किया है, विशद चर्चा की है, उसमें उनकी आलोचकीय दृष्टि का मैंने अवलोकन किया। और उसके आधार पर और भी आलेख मुझे मिले। रवि रंजन जी का आलेख है बहुत जी, बढ़िया। रवि रंजन जी का लेख जो है, वो उन्होंने, रवि रंजन जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है आलोचना कोश में। उन्होंने, हम जानते हैं कि 5-6 आलेख दिए हैं और पूछ करके देते हैं, भेजते रहे। और एक बात मैं और बता दूं कि मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैंने जिससे आलेख मांगा, किसी ने इनकार नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे पास बहुत व्यस्तता है, मैं आलेख नहीं दे पाऊँगा या मैं नहीं लिख पाऊँगा। सबने दिए, बहुत सहयोग रहा है। चतुर्थ खंड जो है 1912 से 1919 है। या मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि ये जो कालक्रम की बात हो रही है, ये कालक्रम उस समय के आलोचक की नहीं है, बल्कि उस समय जो आलोचक पैदा हुए थे उस दौर में, और उनकी क्या निष्पत्ति थी। उन्होंने हो सकता है पूरे जीवन आलोचना के क्षेत्र में काम किया हो, जैसे रामविलास शर्मा जी का है जिक्र, रामचंद्र शुक्ल जी का जिक्र है, अगर नामवर सिंह जी का जिक्र है, तो उनका कालक्रम उनके कर्म के कालक्रम के हिसाब से नहीं रखा गया, बल्कि उनके जन्म के कालक्रम से लिया गया है कि इस समय जो आलोचक पैदा हुए थे, उन्होंने किस तरह से बाद के परिवर्ती कालखंड में किस तरह से अपनी भूमिका आलोचना के क्षेत्र में रखी, या उनके विचार या उनके साहित्य ने किस तरह का प्रतिदान किया।
चतुर्थ खंड में रामविलास शर्मा जी से शुरू होता है और मैं ये पाता हूँ कि इसमें लगभग सारे रचनाकार की पहचान जो है आलोचक के रूप में ही रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है मुक्तिबोध जी का। और मुक्तिबोध जी की पहचान, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की पहचान कवि के रूप में जी हाँ। ज़्यादा होती है। साहित्य जगत भले ही उन्हें आलोचक के रूप में जानता समझता रहा। जानकी वल्लभ शास्त्री जी का भी उल्लेख जी है। तो ये जो आलोचना का ये कालखंड चतुर्थ में है 1912 से 1919 का, मुझे लग रहा है कि इस कालखंड ने भारत को बहुत अधिक मात्रा में आलोचक दी। जी सही बात है। क्योंकि सारे लगभग अधिकांश बड़े नाम जो हैं, डॉक्टर नगेंद्र, विजेंद्र स्नातक, भगीरथ मिश्र जी, शिवदान सिंह चौहान जी, शंभुनाथ सिंह, आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा, आचार्य शिव बालक राय, देवराज जी, गंगा प्रसाद पांडे, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, नेमी चंद्र जैन, केसरी कुमार और बच्चन सिंह जी तक के नाम इसमें हैं। तो इसकी क्या वजह पाते हैं, और मुक्तिबोध पर जरूर मैं चाहूँगा कि आप कुछ बताएं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि मैंने जानबूझ करके डॉक्टर रामविलास शर्मा से इस खंड की शुरुआत की है। जी डॉक्टर रामविलास शर्मा उस कालखंड के एक ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने आलोचना के बृहद स्तर को समेटा है और ऐसे आलोचकों को ध्वस्त किया। मैं ध्वस्त शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि यह शब्द जो है थोड़ा ऐसा नहीं माना जाता है, लेकिन इसलिए किया कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के समक्ष ऐसी स्थिति थी जबकि सांस्कृतिक विघटन हो रहा था कुछ आलोचकों के लेखों के द्वारा, और उन्हें जमकर प्रतिवाद किया। आलोचना में यह हिम्मत होनी चाहिए। यह हिम्मत भारतेंदुकालीन आलोचकों में थी, चाहे वो बालकृष्ण भट्ट हों या अंबिका दत्त व्यास हों। इन लोगों ने बहुत बढ़िया, यहाँ तक कि द्विवेदी जी जो सबके उस समय के नेता माने जाते थे, सरस्वती पत्रिका के द्वारा भाषा का बहुत बड़ा संस्कार किया, उन पर भी प्रहार किए गए। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव जैसे जो आलोचक थे, राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने संस्कृत विरोधी बातें जब करना शुरू की, मैं कह रहा हूँ तो बहुत लोगों को बुरा लगता होगा, लेकिन उसके बहुत सारे उदाहरण यहाँ भरे पड़े हैं। तब रामविलास शर्मा को आलोचना की वह जमीन तैयार करनी पड़ी जो कटु तो थी लेकिन कल्याणकारी थी। उन्होंने न्याय का सहारा लिया, उन्होंने तर्क का सहारा लिया। अब मैं सीधे आता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत तर्क की बात है। मैं खुद अब रामविलास शर्मा ने चौहान जी की, शिवदान सिंह चौहान की जो मटिया मेट की है, शिवदान सिंह चौहान की आलोचना दृष्टि पर भी इसमें आलेख है। ऐसा नहीं कि मैंने किनारा किया चाहे नहीं लिया, वो बात नहीं है। उनकी जो दृष्टि है ताकि रामविलास शर्मा की दृष्टि को भी लोग देखें और शिवदान सिंह चौहान की भी। तो सभी आलोचकों को लिया गया है। एक आलोचक का नाम और मुक्तिबोध जी का नाम लिया। मुक्तिबोध को बहुत लोग आलोचक मानते हैं और उन लोगों में से मैं भी एक हूँ। मुक्तिबोध की आलोचना की मैंने सबसे बड़ी विशेषता जो देखी वो ये थी, सबसे पहली तो एक है कामायनी पर उन्होंने जो अपना ग्रंथ ही लिखा था, कामायनी पुनर्विचार के रूप में। और दूसरी बात यह है कि समीक्षा की समस्याएं नाम की उनकी एक पुस्तक है, और समीक्षा की समस्याएं पुस्तक को मैं लगभग 3 बार तो पढ़ ही चुका हूँ, क्योंकि एक बार पढ़ करके फिर सोचा कि एक बार पढ़ूँ। फिर मुक्तिबोध पर मेरा ही लेख है इस किताब में, और भी बड़े लोगों के लेख हैं, लेकिन मेरा खासकर समीक्षा की समस्याएं। और समीक्षा के सामने, समीक्षा मतलब आलोचना को उन्होंने पकड़ा है। आलोचना के सामने जो समस्याएं थी
उन समस्याओं को उन्होंने लिखा है, और वो सारी समस्याएं प्रगतिवादी आलोचकों के सामने की समस्याएं हैं। जो प्रगतिवादी आलोचक हैं, जो गैर प्रगतिशील लेखक हैं या उनके खेमे के बाहर के हैं, उन पर प्रगतिवादी आलोचक समीक्षाएं या आलोचना नहीं लिखा करते थे। उन्हीं लोगों को चेतावनी देने के लिए मुक्तिबोध ने आलोचना की समस्याएं नामक पुस्तक लिखी। तो ये पुस्तक मुझे बहुत पसंद आई। उनकी आलोचना की जो दृष्टि है वो बहुत पसंद आई, और यही कारण है कि उन पर और भी आलेख आए। बहुत सी उनकी स्थापनाएं हैं अपनी। कमायनी को पढ़ते वक्त लगता है हालांकि उनके विचार अलग हैं। अब आते हैं पंचम खंड पे। पंचम खंड 1920 से 1929 का कालखंड है और आचार्य जगदीश पांडे से शुरू होता है और निर्मल वर्मा पर जाकर समाप्त होता है। कृष्ण दत्त पालीवाल जी का लेख है और मनोज पांडे का लेख है कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण बतौर कवि, निर्मल वर्मा बतौर उपन्यासकार, कथाकार जी। ये एक महत्वपूर्ण बात रही है कि जब हम हिंदी आलोचना कोश से गुजरते हैं और अपने पूर्वज साहित्यकारों को आलोचक के रूप में देखते हैं तो यह पाते हैं कि कितना बहुविध अध्ययन, विशद अध्ययन था उन लोगों का, भले ही वो किसी भी वाद से जुड़े हों। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम लोगों को जाननी चाहिए। आप तो खैर इसके संपादन में जानते रहे होंगे, लेकिन बतौर पाठक मैं जब भी इन लोगों को पढ़ता रहा हूँ, मुझे हमेशा ये लगता रहा है कि उनकी तुलना में हमारी पीढ़ी के लोग और बाद के लोग कितना कम पढ़ते हैं, कम जानते हैं। एक तो उन लोगों का फलक इतना विस्तृत था, उनके अध्ययन का दायरा इतना था, इतना खुलापन था, और शायद मुझे लगता है कि उन लोगों के पास विशृंखलित होने के लिए हमारे तरह से मोबाइल और दूसरे संसाधन टेलीविज़न नहीं थे और एकमात्र माध्यम जो है शायद पुस्तकें थी, इसलिए भी उनका ज्ञान जो है बड़ा विशद रहा होगा, ऐसी मेरी कल्पना है। तो मैं कुंवर, क्योंकि इसी में नामवर सिंह भी हैं, इसी खंड में, और जगदीश पांडे जी से लेके विजय देव नारायण शाही, रामचंद्र तिवारी जी भी हैं, रामदरोस जी हैं, इसमें विद्या निवास जी हैं। इतने बड़े नाम हैं, जो लोग हिंदी साहित्य को जानते होंगे उनको पता होगा। कुंवर नारायण जी और निर्मल वर्मा पर जरूर मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि बाकी की स्थापना जो है वो आलोचक के रूप में है। रामदरोस जी के बारे में ये है कि वो चूँकि प्राध्यापक रहे हैं और बहुत बहुविध लेखन किया, और एक इतनी लंबी सदी पुरुष हमारे बीच वो मौजूद हैं, तो उनका चूँकि विस्तृत लेखन रहा है। और एक और आलोचना को लेकर बड़ी बात मैं जानना चाहूँगा कि जितने भी प्राध्यापक हैं, ये आलोचना पर बार बार एक आक्षेप भी लगता रहा है कि हर अध्यापक अपने को आलोचक समझता है, क्योंकि वो पढ़ाता है और छात्रों को जो है उस तरह से समझाता है, तो व्याख्या करने के दौरान उसको ये भ्रम हो जाता है कि वो आलोचक या समीक्षक है। और वो सारे ही अध्यापक हिंदी साहित्य के अपने को बड़ा आलोचक मानते हैं, और वो मानते हैं कि वो बहुत विद्वान है, क्योंकि वही काम वो ना कर रहे हैं। इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा इन दोनों के साथ। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत लंबे बहस की चीज़ है, लेकिन देखिए, डॉक्टर ओम निश्चल जी ने कुंवर नारायण की कवित्व और आलोचकीय दृष्टि पर पुस्तक ही निकाली है। तो कुंवर नारायण पर उन्हीं का लेख है इसमें, ओम निश्चल जी का, और पाठक पढ़ेंगे उस पर। बहुत बड़ा अध्ययन था। आपने जैसा कहा कि पहले के आलोचकों का या लेखकों का इतना विशाल व्यापक अध्ययन रहा है कि हम कहीं भटक गए हैं मोबाइल में, और चाहे संचार के अन्य जो माध्यम विकसित हुए हैं उसमें। ये बात बिल्कुल सही है, 100%। सब कोई भटका हुआ है, मैं भटका हुआ हूँ, दूसरे भी भटके हुए हैं, क्योंकि जब हम लोग मोबाइल खोलते हैं और फेसबुक देखते हैं तो देखते हैं कि हमारी जैसे से बहुत सारे लोग उस पर छाए हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं। तो ये हम लोगों का जो पुस्तकीय अध्ययन है, जो विस्तार है, वो तो कहीं ना कहीं सीमित हुआ है। इसे हमें मानना चाहिए और इसके लिए उपाय ढूंढना चाहिए कि हम लोग कैसे इस जाल से अलग हो, थोड़ा बहुत। खैर, ये सब बातें हैं
निर्मल वर्मा का क्षेत्र बहुत व्यापक रहा है, उनका चिंतन बहुत ही विशाल रहा है। एक तो वे अंग्रेजी के बहुत बड़े ज्ञाता भी रहे हैं, अध्ययनशील रहे हैं। हमारा सौभाग्य ही रहा है, हिंदी के जितने विद्वान रहे हैं, आलोचक रहे हैं, अभी भी हैं, ये अंग्रेजी के भी बहुत बड़े ज्ञाता रहे हैं। इसमें बुराई यही आ गई, अंग्रेजी पढ़ने की बुराई ये आ गई कि हम सारी सामग्री वहाँ से ला के यहाँ पटक दिए, यहाँ रख दिए। कहीं कहीं तो हूबहू दिखाई दे रहा है आलोचना में, लेकिन जो भी हो, अध्ययन विस्तृत रहा है। आलोचकों पर प्रायः यह शिकायत रही है कि हमारी आलोचना जो है वो शिथिल होती जा रही है, आलोचना की ओर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन मैंने ये पाया कि हमारी हिंदी आलोचना बहुत ही संभ्रांत है, चाहे इसका सैद्धांतिक पक्ष हो या व्यवहारिक पक्ष। तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों में निर्मल वर्मा का स्थान रहा है। निंदा भी हुई है उनकी। कृष्णदत्त पालीवाल जी का लेख है इसमें, निर्मल वर्मा की आलोचकीय दृष्टि पर, उनका आलोचकीय चिंतन पर, और बहुत ही गंभीरतापूर्वक बहुत सारी बातों का उन्होंने उल्लेख किया है, और बहुत साधारण शब्दों में, बहुत कठिन यह आलेख नहीं है। हम छठे खंड पर आते हैं। छठे खंड में एक लेख अशोक वाजपेयी जी का है, देवी शंकर अवस्थी जी पर जी। और निर्मला जैन जी भी हैं यहाँ पे, विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं, गोपाल राय जी हैं। मैं जैसे जैसे हम लोग खंड की तरफ, आखिरी अध्यायों की तरफ जी। बढ़ रहे हैं, मैं ये पाता हूँ कि जो कद हमने पहले खंड से शुरू किया था और जो विराट और विशाल नाम थे, वह धीरे धीरे कहूँगा तो अभी जो लोग मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, वो बहुत नाराज़ भी हो सकते हैं। उनको लगेगा कि हम लोग कोई गलत बात कह रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि दिनों दिन वो हिंदी आलोचना का क्षेत्र वो एकदम शुष्क होता चला गया है, और जो आलोचक है वो केवल आलोचक भर बचा रह गया है। बतौर साहित्यकार उसकी वह व्याप्ति नहीं रह पा रही है जो व्याप्ति होनी चाहिए। मैं 9वें खंड तक की बात कर रहा हूँ, 7वें से 9वें खंड तक। अच्छा। 7वें खंड में तब भी बड़े नाम हैं, जी। जैसा मैंने उल्लेख किया, लेकिन उसके बाद जब हम 8वें और 7वें 8वें और 9वें खंड पर आते हैं, तो हम ये पाते हैं कि बाद के दिनों में जो हमारे आलोचक हैं, वो विशुद्ध आलोचक रह गए नहीं हैं। रह गए। मतलब वो केवल आलोचना के क्षेत्र में उनका, या तो अकादमिक क्षेत्र में उनका कोई योगदान है, या आलोचना के क्षेत्र में कोई योगदान है। बहुविध परंपरा जिसको हम कहेंगे कि वो कभी भी हों, यात्रा संस्मरण भी लिख रहे हों, जी। वो कथा भी लिख रहे हाँ, हों, हाँ। उपन्यास भी लिख रहे हों, नाटक भी लिख रहे हों, वैसा नहीं दिख रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? और मैं सभी को नहीं कहूँगा, अरुण कमल जी भी इसमें हैं, रमेश दवे जी हैं, कृष्णदत्त पालीवाल जी हैं, मैनेजर पांडे जी हैं, विजय बहादुर सिंह जी हैं। उनकी मैं जब साक्षात्कार कर रहा था तो बहुत अच्छी कविताएं उन्होंने सुनाई थी। हाँ, हाँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग एक ही लाठी से सभी को हाँकने की बिल्कुल, कोशिश कर रहे हाँ। हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हिंदी आलोचना का जो क्षितिज है वह धीरे धीरे संकीर्ण और संकुचित क्यों होता गया है 9वें खंड तक आते आते। जो हम उसका उत्कर्ष प्रथम खंड में देखते हैं, वह 9वें खंड तक उस रूप में क्यों नहीं आ पाया है? इसकी क्या वजह देख पाते हैं आप? क्षमा करेंगे जो अभी हमारे समकालीन आलोचक, साहित्यकार, कथाकार, उपन्यासकार, कवि सभी हमारे लिए सम्मानित हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि भारतेंदु और प्रेमचंद आज के युग में नहीं है। कोई एक नाम उस स्तर का हमारे पास इस समय समकालीन हिंदी में नहीं है। अगर कोई है तो वो दावा कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप डर रहे हैं वैसे मैं भी डर रहा हूँ कि अब मैंने तो संपादन ही किया है,
कुछ ऐसे आलोचक हैं, आलोचना धीरे धीरे दुर्बल क्यों होती जा रही जी। है, ये आपका मूल प्रश्न है। जी। और मैं सच्चे दिल से यदि बात करूं तो मैं भी यही कहूँगा। और मैंने जो देखा परखा है उसका कारण यह है कि एक तो अस्मितावादी लेखन शुरू हुआ, अलग अलग जो वाद, स्त्रीवाद, दलितवाद, आदिवासी को लेकर के, हाँ, चाहे और भी थर्ड जेंडर की बात होती है, ये सब लेकर के जो आलोचनाएं हुई वो आत्मकुंठा की अभिव्यक्ति का माध्यम हो गई। उसमें सर्वभावेन चिंता नहीं है, और कुछ है भी यदि जो जनवादी रूप में साहित्य लिखे जा रहे हैं, नवजागरण संबंधी जो आलोचनाएं हुई है, शंभुनाथ जी हैं, 9वें खंड में वीर भारत तलवार हैं, लोगों का नाम लेना सही जी, शायद जी। नहीं होगा, कर्मेंद्र शिशिर जी हैं, बहुत लोग हैं। तो मैंने, अब आप जो कह रहे हैं कि समग्रता और वह त्याग, वह एक निश्चल विचार, एक विवेक सम्मत आलोचना, उसकी कमी, उसकी दुर्बलता इसलिए हुई कि यदि सच कहूँ तो बहुत ऐसे आलोचक इसमें मिले, इसमें नाम भी है, जो समाज को लेकर लिख रहे हैं। वो सीधे तौर पर मैं बात करूं तो सीधे नक्सलवाद की झलक उनमें मिलती है। अब जो आदमी नक्सलवाद का समर्थन कर रहा है, बहुत कटु बात मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं इस अनुभव से गुजरा हूं, मैं उस उत्पीड़न को हमने देखा है और नक्सलवादियों के आतंक का हमने अनुभव किया है, हम शिकार हुए हैं। जब हमारे खेत जोते जा रहे थे, झुंड के झुंड लोग आकर के जोत रहे हैं, और उसका समर्थन हमारी आलोचक कर रहे हैं। यही आलोचना इसी में लिखा हुआ और उसका नवजागरण नाम दिया जा रहा है। तो आलोचना का विकास कैसे होगा? आपने जो प्रश्न उठाया है दुर्बलता की, एक कविता की का गहन विश्लेषण, वह युग था, निराला का युग था, एक प्रसाद जी का युग था कि एक एक कविता को लेकर के चिंतन करते थे। अभाव से गुजरते हुए भी निराला जी का जो औपनिषदिक ज्ञान था, उसके तह में तो हम अभी जा ही नहीं पाए हैं। तो बात यह है कि अब अलग अलग जहाँ खेमे हो गए, जहाँ हम सीमित हो गए, हम एक कटघरे में खड़े होकर के, हम एक घेरे में खड़े होकर के कुछ लिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए लिख रहे हैं, वहाँ व्यापकता कहाँ आएगी? अब एक बहुत ही कठिन सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ कि इस आलोचना कोश के आप संपादक हैं, सब कुछ आपकी नज़र से गुजरा है, तो इस संपादन में एक आलेख आप पर है। 9वें खंड का जो आखिरी आलेख है वह आपकी आलोचकीय दायित्व पर है। बतौर संपादक जब आप भूमिका लिख रहे हैं तो आपके विचारों को लोग जानते हैं। तो आलोचना कोश में या तो इस खंड का संपादन किसी और को करना चाहिए था, और या अगर आप कर रहे थे तो आपने अपने ऊपर जो आलेख है व्यासमणि त्रिपाठी जी का, उसको किस तरह से संकलित किया और इसको संकलित करने की वजह क्या थी? लोग इस बारे में सवाल करें, इससे पहले मैं सवाल करेंगे लोग जी। और व्यासमणि त्रिपाठी जी का यह जो आलेख है जी। वो पहले से था, पहले उन्होंने लिखा था। मेरी एक किताब निकली थी, पूर्वोत्तरीय राज्यों में हिंदी साहित्य लेखन का इतिहास। जी। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में हिंदी की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। मैं पूर्वोत्तर में रहा हूँ, खासकर असम में एक महाविद्यालय में अध्यापक रहा हूँ। तो मेरी पुस्तक ये 2008 में निकली थी। 2008-9 में जब ये पुस्तक निकली तो उसी समय उनके पास ये किताब गई, क्योंकि बहुत किताबें वो मंगवाते थे और उनके यहाँ किताबें जो थी वो एक संस्था के सचिव रहे हैं और पुस्तकें मंगाते थे। तो उस समय उन्होंने उसकी समीक्षा लिखी थी बहुत बड़ी, और मेरी लगभग सारी पुस्तकें, उसके बाद उत्तर आधुनिकता पर मेरी किताब गई, और सारी किताबें मेरी आलोचनात्मक हैं। मैंने कविता और कहानी नहीं लिखी कभी भी,
अपने जीवन में, और मैं भी एक सिमटा हुआ। और कैसे मैं लिखा उसकी अब तो लंबी कहानी है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, यहाँ समय नहीं है। मैं प्रतिक्रिया स्वरूप लिखना शुरू किया था और उन्हें पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि भाई जब एक क्रमबद्ध जन्म क्रम के अनुसार है तो तो आप दिया जाए। तो वो अब संपादक मैं रहा हूँ, तो मैं अपना संपादन तो नहीं किया हूँ, लेकिन लेख आए हैं तो ईमानदारी थी कि मैं परंपरा को लिख रहा हूँ, जन्म के अनुसार मैं परंपरा दिखला रहा हूँ, तो उस परंपरा में तो मैं आ ही जाता हूँ। आखिरी सवाल जी। इस बातचीत का, जो मैं आपके ऊपर जो आलेख है उसी से उठा रहा हूँ कि आपका एक जगह कहना है कि हिंदी को न केंद्रीय और राज्य सरकारें बचा रही हैं, न हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार। हिंदी बच रही है अपनी स्वाभाविक सरलता एवं धारण क्षमता के कारण। जी, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसी मैं चाहूँगा कि इसी की व्याख्या के साथ, क्योंकि हिंदी दिवस अभी कल बीता है और हमारी यह महत्वपूर्ण बातचीत हिंदी आलोचना कोश के बहाने पूरे भारतीय सांस्कृतिक भाषाई वांग्मय के प्रति था, उसके निरंतर प्रवाह के प्रति था। तो मैं चाहूँगा कि आपने ये जो वक्तव्य दिया है हिंदी की मजबूती को लेकर, जहाँ आपने एक तरह से केंद्रीय और राज्य से, हालांकि ये बात आपने नागालैंड के संदर्भ में जी, कही हाँ, थी, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ये स्वीकार्य है। भले ही कि नई सरकार में देख रहा हूँ पिछले 10 वर्षों में काफ़ी कुछ काम हुआ है, हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि भाषा के स्तर पर जो वर्तमान सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उसमें हिंदी को लेकर निश्चित रूप से काम हुए हैं, कोशिश प्रयास जारी हैं। भले ही उसकी दशा और दिशा या उसकी प्रक्रिया पर सवाल आप उठा सकते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहे हैं ऐसा नहीं कर सकते। जी। बात यह है कि मैंने लिखा है कि हिंदी केंद्रीय सत्ता ना, केंद्रीय चाहे राज्य की सरकारें हों अथवा लेखकों के दम पर नहीं, अपने दम पर आगे बढ़ रही है। यह बात मैंने इसलिए की कि पूर्वोत्तर में जब मैं था तो अनुभव किया कि 14वीं सदी से लेकर के अब तक लगातार हिंदी का प्रचार प्रसार वहाँ हुआ है, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। 14वीं सदी में जब शंकर देव ने ब्रजावली में लिखा, तो भक्ति काल का तो अध्ययन हम करते हैं, लेकिन उसी भक्त का, उसी कृष्ण भक्ति का प्रचार ब्रजावली बोली में शंकर देव ने असम में किया और उनकी शिष्य परंपरा 14वीं से लेकर के 19वीं सदी तक रही। ब्रजभाषा में काव्य लिखे गए, लेकिन उसका जिक्र तक नहीं है। उसके बाद वहाँ विपुल मात्रा में कहानीकार, कवि, उपन्यासकार हुए पूर्वोत्तर में, खासकर असम में। उसकी चर्चा अल्प पाते हैं। वहाँ भी ऐसे प्राध्यापक रहे जिन्होंने व्यापक अध्ययन किया था, कृष्णायन प्रसाद मागध, हीरालाल तिवारी, धर्मदेव तिवारी, जिनका नाम हम यहाँ नहीं देखते हैं। तो हमारे कहने का मतलब था कि हिंदी के जो लेखक हैं, जो मुख्य भाग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपना ध्यान उधर क्यों नहीं दौड़ाया। केंद्र सरकार की जो बात जहाँ तक है वो भी तुष्टीकरण की नीति है, लेकिन वहाँ हिंदी का प्रचार प्रसार जो हुआ वो अधिक हुआ कि यहाँ के जो सैनिक वहाँ गए, विभिन्न क्षेत्रों से जो सैनिक गए हैं सीमा पर रखवाली करने के लिए, उन सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वहाँ की आम जनता जो है वो ये समझ ली है कि हमें यदि विकास करना है तो हिंदी को बढ़ावा देना होगा, हिंदी जानना होगा, और इसलिए हिंदी वे सीखते हैं, चाहे नागालैंड के नागा हों या अरुणाचल प्रदेश के हों या त्रिपुरा के हों। सभी जगह केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले गए हैं, महाविद्यालय हैं, और उन विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में हिंदी की बजाबते पढ़ाई हो रही है। लेकिन ये सामान्य जन की बात मैं बोल रहा हूँ कि सामान्य जन में बोलचाल संपर्क भाषा के रूप में वहाँ हिंदी है, जो 8 प्रदेशों को जोड़ी हुई है। तो ये तो लोगों के प्रयास से ही हुआ है। बहुत बड़ा प्रयास तो कोई विश्वविद्यालय खोले गए, महाविद्यालय खोले गए, यह बात अलग है, लेकिन लोगों के अंदर जो हिंदी के प्रति प्रेम है, जो जागरूकता है,
हम शौक से पढ़ रहे हैं, हम नाम कमाने के लिए, है ना, व्यवहार विदे अर्थ कृते, तो इसके लिए हम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं, उन्हें कोई लाभ, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं कमाना है। लेकिन एक बहुत बड़ी उन लोगों की संख्या है जो हमारी अलग सी एक पुस्तक है, पूर्वोत्तरी राज्यों में हिंदी साहित्य लेखन का इतिहास, उसमें ये सारी बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे श्रोता हिंदी साहित्य और विशेषकर हिंदी आलोचना के क्षेत्र में जो काम हुआ है उसको समझने के लिए हिंदी आलोचना कोश जो डॉक्टर हरिराम पाठक जी के संपादन में आया है उस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। सर्वभाषा ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। सभी, अब तो 10वां खंड भी आ चुका है। सभी खंड का मूल्य लगभग 4,999 रुपये है। 499 का एक संस्करण है। सजील संस्करण जो ग्रंथालयों के लिए उपलब्ध है उसका मूल्य 9,999 और एक खंड का मूल्य 999 रुपये है। आपका बहुत बहुत आभार हमें समय देने के लिए। अगले सप्ताह मैं फिर यहीं पर ठीक इसी समय ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ मिलूँगा। शब्दरथी कार्यक्रम पुस्तकों की चर्चा पर आधारित है। बातें मुलाकातें जीवन कर्म पर आधारित है। अपने समय के साहित्यकारों को, अपने समय के लेखकों को, साहित्य के सेवियों को, कवियों को समझने के लिए, उनके जीवन को, उनकी रचनाओं को समझने के लिए, रचना कर्म को समझने के लिए हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए। यहीं मैं हर सप्ताह मिलता हूँ आपसे। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।